हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन पर लिया बड़ा फैसला। ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म करने के फैसले पर लगाई रोक। ईडीएमसी ने दंगों में शामिल ताहिर की सदस्यता कर दी थी खत्म। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में युवक की लाश मिलने से हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। उत्तरी एमसीडी के अस्पतालों में चल रही हड़ताल का ईस्ट एमसीडी के अस्पतालों पर नहीं है कोई असर। ईस्ट एमसीडी में सैलरी का नहीं कोई इशू, ना ही हड़ताल का खतरा। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन। कार्यक्रम में शाहदरा डीसीपी अमित शर्मा और मेयर निर्मल जैन रहे मौजूद। यमुना खादर इलाके में शिक्षा से वंचित बच्चों के बहुरने वाले हैं दिन। कोटा केबिन लगाकर बच्चों को शिक्षित करेगा पूर्वी दिल्ली नगर निगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी के सस्पेंड किए गए पार्षद ताहिर हुसैन की निगम पार्षद के रूप में सदस्यता बहाल कर दी है। हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें ताहिर हुसैन की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन फरवरी में यमुना पार में हुए दंगों में अभियुक्त हैं। ताहिर हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया था तो शुरू में आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके सस्पेंशन के बाद ईडीएमसी ने भी 27 अगस्त को एक प्रस्ताव पास करके ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म कर दी थी। ताहिर हुसैन ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईडीएमसी के उस फैसले पर रोक लगा दी है। ताहिर हुसैन की सदस्यता ये कहते हुए खत्म की गई थी कि वो लगातार 3 मीटिंगों में बिना सूचना दिए गैर हाजिर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नाजमी वजीरी ने इस फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ईडीएमसी ने जब ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म की थी तो कहा था कि नियम 33 भाग 2 के अनुसार लगातार 3 मीटिंगों में गैर हाजिर होने के कारण ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म की जाती है और उसकी सीट को खाली घोषित किया जाता है। यमुना पार में इस साल 23 से 26 फरवरी तक हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इन दंगों में करोड़ों की प्रॉपर्टी भी तबाह हो गई। इस मामले में 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगों को भड़काने का आरोप तो है ही, साथ ही आईबी अफसर की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि ताहिर हुसैन को यह दंगे उकसाने के लिए विदेशों से फंडिंग हुई थी। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालात में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 24 वर्षीय राहुल नाम का युवक अपने घर से जॉब के लिए निकला था। परिजनों का कहना है कि शाम 5 बजे वो अपनी कंपनी से निकला, लेकिन घर नहीं लौटा। कुछ समय बाद परिजनों के पास युवक के एक दोस्त का फोन आया कि राहुल की रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाने से मौत हो गई है। जिसके बाद परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृत राहुल के शरीर पर कुछ निशान देखे और निशान देखने के बाद परिजनों ने युवक की हत्या का शक जताया है। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने यह स्वीकार कर लिया है कि राहुल की मौत ट्रेन की चपेट में आने से ही हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये काम करने गया था जी, सुबह निकला था 9:30 बजे घर से। 9:30 बजे काम पे गया था। काम पे जाने के बाद हमें रात को फोन 9:30 बजे फोन आया कि तुम्हारा लड़का जो एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे लड़के का। लड़का साथ में था। कैसा एक्सीडेंट हुआ उसका, पता लगा आपको? हाँ जी, हमें पता नहीं लगा। यही बताया ना ट्रेन से हुआ, पर हमें पता नहीं लगा। हमारे पास में तो छुट्टी की पता लगी कि 5:30 बजे हो गई। 9:30 बजे जो हमें फ़ोन आया है किसी लड़के का कि जी लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। उसने हमें बताया, हम वहाँ से भागे जी। जब हम भागे तो वहाँ तो बॉडी पड़ी हुई थी जी। वहाँ तो हमें कोई खनिचरे मिली भी ना थी, कोई बंदा भी नहीं था। ये इनका नाम राहुल था और ये केबल की फैक्ट्री में काम करते थे। जो उनके साथ के थे ना फ्रेंड, जो इनके संग काम करते थे, उन्होंने फ़ोन करा 9:30 बजे करीब कि ऐसे करके इनका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। अब पहले उन्होंने गलत एड्रेस दिया हमारे को, प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। गलत एड्रेस दिया, फिर गलत एड्रेस देने के बाद हमने किसी और से फ़ोन करवाया, तो उसे सही राइट एड्रेस देने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे बॉडी के पास, तो वो बॉडी के पास थे नहीं। तो हमने पुलिस वालों को उनका नंबर दिया और उनके घर पे लेके गए, तो वो अपने घर पे भी थे नहीं। उनके घर पे वो तब से आए नहीं है जब से बॉडी का वो हुआ है।
वो तब से फरार है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। बॉडी पे थोड़े निशान ऐसे हैं कि जैसे कि पैर के अंदर अभी निशान ऐसे कि सुराग सा हो रहा है, और रेल के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जैसे सुराग हो जाए पैर के अंदर। बहुत ज़्यादा गड्ढा सा है और बॉडी पे भी कुछ अलग तरीके के निशान भी आएंगे और पीछे सर पे भी बहुत अजीब तरीके के निशान है। उत्तरी एमसीडी के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है, लेकिन ईस्ट एमसीडी में सैलरी का कोई इशू नहीं है और ना ही हड़ताल का कोई खतरा है। नॉर्थ एमसीडी के अस्पतालों में चल रही हड़ताल को लेकर हमने ईस्ट एमसीडी के अस्पतालों का हालचाल जाना। इस दौरान ईस्ट एमसीडी के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी के हॉस्पिटल्स में फर्क है। उनका कहना है कि ईस्ट एमसीडी के अस्पतालों में सैलरी पहले भी इतनी नहीं रुकी हुई थी जितनी कि नॉर्थ एमसीडी के हॉस्पिटल्स में पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि ईस्ट एमसीडी के हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से 2 महीने की सैलरी रोक कर दी जाती है। साथ ही कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दिवाली से पहले उन्हें 1 महीने की सैलरी और दे दी जाएगी। इसके मद्देनजर अभी डॉक्टरों की तरफ से किसी भी प्रोटेस्ट का विचार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि नॉर्थ एमसीडी हॉस्पिटल के डॉक्टर सैलरी को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनको सैलरी दे दी गई थी। वहीं पिछले 4 दिनों से नॉर्थ एमसीडी के हिंदू राव हॉस्पिटल की नर्सें धरने पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि नर्सों को उनका वेतन देने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आ जाती तब तक वो धरना बरकरार रखेंगे। ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी में हालांकि सैलरी एक कॉमन समस्या है, सैलरी समय पे ना मिलना, लेकिन वहाँ का निगम अलग है और हमारा निगम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अगस्त महीने तक की सैलरी सबकी आ चुकी है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉय हो, चाहे वो डॉक्टर हो। तो इसलिए यहाँ इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। इस विषय में सेंसिटिविटी, क्योंकि डॉक्टरी का जो काम है या जो हम लोगों का काम है, ये सेवा का काम है, इसका जो नुकसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ मरीज को होता है। हम तो जिस कष्ट से गुजर भी रहे हैं, अब उसकी वजह से मरीजों को तंग करें, गरीब जनता को तंग करें, वो हमारी अंतरात्मा गवारा नहीं करती। इसलिए सितंबर और अक्टूबर की जो सैलरी अभी 2 महीने की नहीं आई है, ऐसा हमें पता लगा है कि दीपावली से पहले 1 महीने की शायद सैलरी आए, तो उसी उम्मीद में हम लोग बैठे हैं। लेकिन इस तरीके का कुछ वो करके मरीजों को तंग करना, अभी ऐसा हमारा किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। वहीं पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में शहदरा डीसीपी अमित शर्मा और मेयर निर्मल जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डीसीपी अमित शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा आरडब्ल्यूए मेंबर्स को कुछ रेड जोन हॉट स्पॉट बताए गए थे, जहां सीसीटीवी कैमरों की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने कहा कि इन हॉट स्पॉट इलाकों में स्थानीय पार्षद और आरडब्ल्यूए द्वारा कैमरे लगाए जाना एक सराहनीय कदम है। साथ ही कहा कि ये कैमरे बढ़ते क्राइम को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे। कि ये आरडब्ल्यूए ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इनका ये वॉलंटरली वो था कि पुलिस बहुत मेहनत करती है तो आरडब्ल्यूए भी साथ में खड़ा होना चाहती है, और वो दिल्ली पुलिस को बार बार अपनी पुलिस बोलते थे। तो मैंने उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट किया कि अगर हम सीसीटीवीज़ लगा सके तो हमारी सिक्योरिटी और मजबूत बनती है। तो इन्होंने हमारे साथ में मिलके कुछ पॉइंट्स देखे और उसके बाद बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरास लगाए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा बहुत ही मजबूत हो चुकी है इलाके की। और जिस तरीके से आरडब्ल्यूए ने सहयोग किया है और थाने को हमेशा अपना थाना बोला है, उससे एक प्रेम और संबंध बहुत मजबूत हो चुके हैं पुलिस और आम जनता के बीच में। और यही हम इसको आगे पूरी गारंटी कहते हैं कि हम लोग अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें दिन रात पूरी हिम्मत लगा के करना पड़े, लेकिन इतना प्रेम, इतनी जिम्मेदारी और इतना कंधे से कंधे मिला के उन्होंने हमें सहयोग दिया है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी और हमारे अंदर जो प्रेम है वो और गहरा गया है। और विवेक विहार ITI पर हैं और 2 कैमरे स्वामी दयानंद और GTB हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर है। आज टोटल मिलाकर 12 कैमरे लगाए गए हैं आज क्षेत्र के अंदर, जिसका हमारे आदरणीय महापौर और DCP महोदय जी ने इनका उद्घाटन किया है। और सभी RWs को इसमें इन्वाइट किया गया था, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारी पुलिस, ऐसा एक नारा यहाँ से दिया गया है। और हम सब मिलकर यदि पुलिस को सहयोग करेंगे तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पुलिस भी तभी सुरक्षा कर पाती है जब हम उनको सहयोग कर पाते हैं। वहीं यमुना खादर इलाके में शिक्षा से वंचित रह रहे बच्चों के दिन बहुरने वाले हैं। इनकी खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक विशेष योजना पर काम कर रहा है। शिक्षा समिति के चेयरमैन रोमेश गुप्ता ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यमुना खादर में रहने वाले परिवारों के बच्चों तक
शिक्षा पहुंचाने के लिए निगम एक सर्वे करा रहा है और एमसीडी उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए विचार कर रही है। इस योजना में एमसीडी टीचर्स शिक्षा से वंचित रह रहे बच्चों को पढ़ाएंगे। रोमेश गुप्ता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पोटा केबिन लगाकर बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। साथ ही मिड डे मील, बुक्स और वो सारी सुविधा इन बच्चों को मिलेगी जो एमसीडी के बाकी स्कूलों के बच्चों को दी जाती है। यमुना खादर में रह रहे बच्चे लगभग हमारे शिक्षकों ने 1500 बच्चे ऐसे ढूंढे हैं जो बच्चे 3 साल से 11 साल के बीच के हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो हमारे शिक्षकों ने, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ जाकर सर्वे किया और उनमें से लगभग 450 बच्चों को प्रेरित किया और उनको नज़दीक के स्कूल में उनका दाखिला कराया है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को हाईवे पार करके नहीं जाने देना चाहते। उनके लिए हम यमुना खादर में ही डीडीए से बात करके वहाँ पर पोटा केबिन लगाकर वहीं पर ही एमसीडी के स्कूलों को बनाएंगे और वहीं पर उनके घर के पास ही शिक्षा को देंगे और उन बच्चों को जैसे और स्कूलों में पुस्तक की, ड्रेस की और नोटबुक्स की और मिड डे मील की जो व्यवस्था मिलती है, वही व्यवस्था उनको भी वहीं यमुना खादर में पोटा केबिन में स्कूल बनाकर निश्चित रूप से दी जाएगी। दिल्ली में जल्द ही पब्लिक स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले 8 महीनों से दिल्ली के अधिकतर गार्जियंस ने स्कूलों को फीस देना बंद कर रखा है। इसके बाद पब्लिक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस बंद होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले शुरू में जहां 50 से 60% गार्जियंस स्कूल फीस जमा करा रहे थे, वो नवंबर आते आते मात्र 10% ही रह गए। इसके कारण स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा देने वाले टीचर्स का वेतन देना मुश्किल हो गया है। वहीं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहना है कि दिल्ली सरकार के 17 अप्रैल 2020 के आदेश में सभी गार्जियन से मासिक आधार पर स्कूल फीस लेने का आदेश दिया गया था, जिसको सभी स्कूलों ने लागू किया था। अब आरसी जैन का कहना है कि अगर गार्जियन से पैसे नहीं आएंगे तो शिक्षकों को बिना वेतन पढ़ाने के लिए कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि स्कूल के अन्य खर्चों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन वेतन को नहीं। लिहाजा पब्लिक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। कि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों का आदेश निकाल दिया कि पब्लिक स्कूलों के बच्चों को हम बिना टीसी के भी अपने स्कूलों में दाखिला करेंगे। जब से सरकार ने यह आदेश निकाला तब से पब्लिक स्कूलों के अभिभावक जो है ना, उन्होंने बिल्कुल फीस देनी बंद कर दी। नहीं तो पहले आप ये देखें, अप्रैल मई में 50-60% बच्चों की फीस आ जाती थी, जो अब घटते घटते मात्र 10% रह गई। ऐसी स्थिति में जब फीस ही 10% आएगी तो जो टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको तो सैलरी देनी है। जब उनको सैलरी नहीं दी जाएगी तो बिना सैलरी का काम कैसे करेंगे। हम बहुत ही मजबूरी में इस प्रकार का, बड़े दुखी मन से इस प्रकार का फैसला लेने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, पर जब हम देखते हैं कि हमारी टीचर जो एक बहुत बड़ा आधार है उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर हमारे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो जो है बच्चों की फीस बहुत ही कम आ रही है और टीचर्स को सैलरी देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब टीचर को सैलरी नहीं जाएगी तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे। वो अपना घर छोड़ के आते हैं पढ़ाने के लिए और उनकी सैलरी नहीं जा रही है, तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो फिर आगे से हमें ऑनलाइन क्लासेस बंद करना ही पड़ेगा। मैं मजबूर हो जाऊंगा। डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो, चाहे टीचर का नुकसान हो, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं। अगर पेमेंट ही नहीं आएगी हम टीचर्स कहाँ से देंगे। हमारी मजबूरी है, हम चाहते हैं कि पढ़ाएं। अब गवर्नमेंट कोई हेल्प करेगी तो हम उसको काम को आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। वहीं कृष्णानगर की लाल क्वार्टर मार्केट में सर्दियों के कपड़ों को लेकर ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने की उनको उम्मीद है। उनका कहना है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो हो सकता है कि ग्राहक भी बढ़ें। आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग कोरोना की वजह से बाजार आने में कतरा रहे हैं। वहीं जमीनी निरीक्षण के दौरान मार्केट में भीड़ तो दिखी, लेकिन दुकानदार खाली बैठे दिखे। हालांकि पहले के मुकाबले काम का ग्राफ थोड़ा ऊपर उठने लगा है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। कोरोना के कारण अभी कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है। अभी बहुत ही डेड स्लो है। ग्राहक अभी आने में कतराता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अभी हर एक में सस्पेंस है। अभी सर्दी अपने टाइम से बहुत अच्छे टाइम से आ रही है, आ भी रही है, ऐसी बात नहीं है। मगर कस्टमर को अभी थोड़ा डर लग रहा है कोरोना के पर्पज़ के कि मैं मार्केट में जाऊं, कैसा क्राउड होगा, कैसे। मगर हम लोगों ने पूरा मेंटेन किया हुआ है, कवर भी किए हुए हैं, सैनिटाइज भी रखा हुआ है। कस्टमर आए उसको हर तरह की प्रिविलेज दी जाती है। मार्केट सर्दियों का काम है हमारी मार्केट में, उम्मीद है चलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है।
हमें भी कोई वहम नहीं है, बाकी बहारें फिर भी आएंगी। हम उम्मीद पे बैठे हुए हैं, आ रहे हैं कस्टमर और बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। काफ़ी मंदा है, मतलब 10-20% ही कस्टमर है, इससे ऊपर नहीं है। आगे सर्दी बढ़ेगी, होप कि हम भी उम्मीद करते हैं भगवान हमारे ऊपर नज़र डालेंगे और कस्टमर बढ़ेगा हमारे पास भी। वैसे मार्केट में देखो तो रश है, दुकानों पे रश नहीं है, सिर्फ लोग घूम रहे हैं बस, बाकी दुकानों में अंदर रश नहीं। वुलन का काम जोर शोर से चले, सर्दी भी जोर से पड़े और गर्मी भी जोर से पड़े, सारे मौसम हमारे दिल्ली वालों को देखने को मिलती हैं। तो सर्दी अच्छी पड़ेगी तो इन लोगों का काम धंधा भी चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को पार कर जाने के चलते कल से दिल्ली में पटाखों पर आधिकारिक रूप से बैन लग जाएगा। इस बारे में पटाखों के होलसेल व्यापारी काफी निराश हैं। उनका कहना है कि साल 2018 के बाद से उनका आतिशबाजी का काम एकदम बंद होने की कगार पर आ गया है। उनका कहना है कि पहले तो सामान्य पटाखे बैन कर दिए गए और अब जब मार्केट में ग्रीन पटाखे आ गए हैं तो एक बार फिर से दिल्ली में ग्रीन पटाखों समेत सभी प्रकार के पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके काम पर गहरा असर पड़ रहा है। साथ ही कहा कि दिवाली पर जो रौनक होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर आम जनता का कहना है कि पटाखे बैन होने के फैसले से वो लोग खासे निराश हैं। पहले हम लोग खाली बैठे होते मंदा था काम में, और अब ये कल से न्यूज़ आने के बाद तो आज हम सुबह से बिल्कुल ही खाली बैठे हुए हैं और हम लोग बड़े हताश हैं, निराश हैं। और हम तो 4 साल से पटाखे का काम जो है हमारा बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने ठप कर रखा है बिल्कुल। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को आदेश कर दिया था कि भाई ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे, और उसके आदेश का सब लोगों ने, हम लोगों ने मान भी लिया। अब पता नहीं, अब बार बार कहते हैं क्यों पटाखे वालों की गर्दन क्यों पकड़ी जाती है। पॉल्यूशन इतना पराली से हो रहा है, गाड़ियों से हो रहा है। एक दिन का त्यौहार है, साल भर में सदियों से बनता आया है और सदियों से बच्चों को चेहरों पे खुशी आती है। सारे बच्चे बेचारे इंजॉय करते हैं कि भाई दिवाली आएगी, हम पटाखे जलाएंगे, और वो उनको जब पटाखे नहीं मिलते मायूस होते हैं। ठीक है, हम मानते हैं प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्रदूषण के हम खिलाफ हैं और बिल्कुल आते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये सारा दोष पटाखे पे ही मत डालें। पोल्यूशन एक दिन में ही सारा पोल्यूशन हो जाएगा क्या? ये तो हर साल पराली जलती है, ये तो नॉर्मली है। इसमें सरकार जो कहती है कि दिवाली की वजह से पोल्यूशन होता है, तो केजरीवाल जी का दिमाग तो हम लोग जान नहीं सके हैं, ये लोग वही जान सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। दिवाली एक दिन होती है, पोल्यूशन अगर होगा भी तो एक दिन ही तो होगा। ये तो पराली एक और सिस्टमेटिकली चलता आ रहा है कई सदियों से। जब पराली चलती है एक आधा महीना पोल्यूशन का रहता है, और उसके लिए सरकार को करना चाहिए ना कुछ निर्णय ले। क्या कर रही है भाई? पटाखे ना जलाएंगे, जितने गरीब बच्चे हैं उनको कुछ बांट देते हैं। पटाखे से तो पोल्यूशन ही होगा ना, और इससे अच्छा किसी को बांट दो भाई। कृष्णानगर के एमसीडी मल्टी लेवल पार्किंग लाल क्वार्टर पर सरकारी डॉक्टरों ने कोरोना टेस्ट कैंप लगाया। बता दें कि सीपीसीआर एसोसिएशन की ओर से इस कैंप का आह्वान किया गया था। कैंप में कुल 48 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 29 एंटीजन टेस्ट हुए और 19 आरटीपीसीआर। वहीं 29 एंटीजन टेस्ट में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं और बाकी सैंपल्स की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आएगी। वहीं इस कोरोना कैंप में मुख्य रूप से विधायक एसके बग्गा, एसडीएम देवेंद्र कुमार, सीसीएन चेयरमैन वीरेंद्र गौर, निगम पार्षद संदीप कपूर और सीपीसीआर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी लवली साहनी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यहाँ पर एसडीएम द्वारा आज ये लगाया गया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का, एसडीएम साहब, पूरे स्टाफ का, जो यहाँ पर आकर देखभाल कर रहे हैं और लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट भी शाम तक मिलेगी सबको, और बहुत अच्छा लगा है कि ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी। देखिए, जो छुपाना है ये उनके लिए बहुत गलत है, उनके अपने लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी। अभी इमीडिएटली हमें लग सकता है कि हमें 2 दिन 4 दिन छुपा लें, लेकिन बीमारी अगर हो गई है तो सामने आएगी, और उनके साथ साथ उनके फैमिली और उनके नियर एंड डियर जो भी है उनको भी इफेक्ट करेगी। देखिए, हम लोगों के परमानेंट जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो चल ही रहे हैं डिस्पेंसरीज में। इसके अलावा हम लोग अब कैंप्स लगा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस भी हम लोग फैला रहे हैं अपने वॉलंटियर्स के द्वारा, और एनफोर्समेंट भी हम लोग कर रहे हैं। जो लोग कंप्लाई नहीं कर रहे उनके चालान्स भी कर रहे हैं। फेस्टिवल में मार्केटों में रश बहुत बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र हमारी एसडीएम साहब से और विधायक साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि आप अपनी मार्केटों में कैंप लगवाएं, और जितने भी कैंप जो शॉपकीपर्स हमारे या उनका स्टाफ है या उनके आस पड़ोस वाले जो भी आरडब्ल्यू वाले हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और इस वजह से हम लोगों ने एक कैंप लगवाया आरटीपीसीआर का, जिसमें जो भी टेस्टिंग रिपोर्ट आती है उनको एक एडवाइस किया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी इसकी अनुपालन करें। इसका लाल क्वार्टर हमारे यहाँ की एक कनॉट प्लेस मार्केट मानी जाती है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं। अभी मेरे सामने की बात है, एक पेशेंट आए, चेक कराया, पॉजिटिव निकला,
उसने तुरंत घर फ़ोन किया, बाकी घर वालों को बुला लिया। ये फ़ायदा था, तुरंत एकदम से पता लग गया, बाकी घर वालों का भी टेस्ट अब उसके हो रहा है। लेकिन एक जागरूक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। कि ये थर्ड वेव है, ये तो तय हो गया है, बिल्कुल क्लियर है। 6000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। दूसरा बात, जो भी टेस्ट यहाँ हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी माननीय SDM साहब से भी बोला कि हमको इसमें ना RT-PCR टेस्ट के परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। कोविड एंटीजन हो रहा है, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत जगह डिस्पेंसरीज़ में भी हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या है, फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिविटी वो RT-PCR में कम है, एंटीजन में ज़्यादा है। तो हम लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंस हो जाता है। अगर मेरा रैपिड एंटीजन किया और वो आ गया नेगेटिव, तो मैं सोचता हूँ नहीं है, लेकिन 50% में नेगेटिव आता है। 20 से 40 वाले लोगों में कोविड फटीग इस्टेब्लिश हो गई है। कोविड फटीग का मतलब है वो डर नहीं रहे, जबकि उनको 6000 केस हो गए, 6500, तो डरना चाहिए। यंग पेशेंट 30% हैं इस वक्त। सब लोग बहुत अवेयर हैं। आज के कैंप में अच्छे खासे लोग आए हुए हैं कि अपना टेस्ट कराने के लिए, हाथ के हाथ पता चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।